तो गाइस इस वीडियो लेक्चर में इंडियन इकोनॉमी यानी पूरा नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया के नेबर मेनली चाइना और पाकिस्तान के बारे में इस चैप्टर में स्टडी कराई जाएगी, यानी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की बात यहां पर नहीं की जाएगी। इस चैप्टर को 6 नंबर का माना गया, आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। और अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों देशों ने जब से इनको आजादी मिली है तब से लेकर आज तक कैसे तरक्की करी है, यानी कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है, वो एक सीरियल ऑर्डर में या सीक्वेंस में जाननी पड़ेगी। उसके बाद इन तीनों देशों के बीच में कंपैरिजन की जाएगी। कंपैरिजन ही इस चैप्टर का मेन थीम है। यानी शुरू करेंगे हम अपने देश प्यारे भारत से। भारत ने कैसे तरक्की शुरू करी। वैसे तो पूरी इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक इंडिया के बारे में ही बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक पेज के अंदर हम देख लेंगे इंडिया ने तरक्की करना कैसे शुरू किया। तो दोस्तों सबसे पहले ये इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज है जो डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि भारत को 1947 में आजादी मिली और आजादी के बाद ही इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज कर लिया। यानी कोई पूछे कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया ने चूज की थी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी चूज की थी। वैसे 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको प्लान्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों का बराबर का रोल होता है। तो ये इंडिया ने चूज किया। लेकिन यहां पर फिर भी आपको एक बात बताऊं, इंडिया ने दोनों का रोल तो रखा था लेकिन सरकार का रोल यहां पर ज्यादा था। फिर 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाने के बाद भारत के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग 1951 में शुरू की गई, जिसको प्यार से पहले 5 ईयर प्लानिंग भी बोलते थे। 5 ईयर प्लान सिस्टम शुरू किया था। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन यानी आईपीआर बनाया। इंडस्ट्री से रिलेटेड भारत ने पॉलिसी बनानी शुरू की। ठीक है, वैसे इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसी इससे पहले 1948 में भी बनाई जा चुकी थी, लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट थी 56 वाली, इसलिए यहां पर लिखी है दोस्तों। फिर इंडस्ट्री की बात हो गई तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी भारत ने 1961 में बनाई। इसको न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी बोला गया। और इसी बीच में 1961 के बाद यानी मिड 1960s में 1965 के आसपास की बात कर रहा हूं, यहां पर इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जिसका मेन टारगेट था फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना। और स्पेशली यहां पर देखा गया व्हीट और राइस का प्रोडक्शन ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया बढ़ भी चुका था। ठीक है, तो एक ग्रेट अचीवमेंट इंडिया के लिए थी। फिर बहुत सारे डेट्स और सीक्वेंस आएंगे, लेकिन जो आपको याद रखने हैं वो इस पेज पर लिख दिए हैं, तो आपके लिए एक काम की चीज है दोस्तों। तो यहां पर न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एलपीजी पॉलिसी बोल सकते हो, 1991 में भारत ने शुरू की। इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से ही जाना जाएगा अब आगे। ठीक है, ये एक लैंडमार्क इंप्रूवमेंट थी भारत की अपनी पॉलिसीज के अंदर। जब ये पॉलिसीज लॉन्च की गई तब हमारे देश के फाइनेंशियल मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और वो बाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना जरूरी था। तो क्या हुआ दोस्तों, अब जब ये इकोनॉमिक प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग शुरू की गई तो 12वें नंबर का प्लान जो बनना था वो 2012 को बन भी गया और ये खत्म होना था 2017 को। इस बीच में क्या हुआ, 2014 के अंदर देश की सरकार बदल जाती है और यहां पर बीजेपी यानी एनडीए की गवर्नमेंट आ जाती है। इस गवर्नमेंट का एक डिसीजन था, ये कहती है कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो लास्ट वाला प्लान बना है उसको तो कंप्लीट होने दो। इस बीच में इन्होंने 1 जनवरी 2015 को एक नई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दी जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, यानी ये प्लानिंग कमीशन का एक अपडेटेड वर्जन है जिसने 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को खत्म किया। बनी थी 2015 में, लेकिन इसने बोला कि मैं अपने प्लान बनाने शुरू करूंगी जब ये 12th 5 ईयर प्लान खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 2017 के अंदर नीति आयोग ने प्लान बनाया और ये 5 ईयर प्लान नहीं था, ये 2032 तक बनाया गया है। तो ये प्लान था 15 साल के लिए, तो इसलिए इसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, लंबा प्लान बनाया गया। तो शिफ्ट कर लिया इंडिया ने 5 ईयर प्लान से 15 ईयर प्लान वाले सिस्टम पे। अभी तो बनाया गया है, 2032 में कंप्लीट होगा, फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे बढ़ोतरी होगी। तो ये एक इंडिया की टाइमलाइन थी ग्रोथ स्ट्रैटेजी की कि इंडिया ने कौन कौन से मेजर पॉलिसीज डेवलपमेंट करने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सको। अब बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में जो हमारा पड़ोसी देश है। तो चोर लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान के बंदे। तो देख लो यहाँ पर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करूंगा। तो पाकिस्तान को भी हमारे देश के साथ साथ 1947 में आजादी मिली थी और इन्होंने 5 ईयर प्लानिंग भी शुरू कर दी 1956 में, भारत से लेट। देखो इंडिया ने 51 में, इन्होंने 56 में। ठीक है, पाकिस्तान ने भी इंडिया की तरह मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया, यानी ये भी चाहता था कि गवर्नमेंट और मार्केट का इक्वल रोल हो, यानी दोनों पार्टिसिपेट करें देश की तरक्की के अंदर। ठीक है जी। फिर
इन्होंने एक नई पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यूज की 1950 के दशक में। इसके लिए कोई डेट डिफाइन नहीं है, यहां पर बोला जाता है कि 1950 से लेकर 1960 के बीच में इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को लागू किया। ये होती क्या है आपको बताता हूं। देखो, पाकिस्तान पहले बहुत सारा इंपोर्ट कराता था दूसरी कंट्रीज से, जैसे कि यूके की कुछ कंट्रीज थी और अमेरिका की कुछ स्टेट्स थी, वहां से इंपोर्ट कराता था। अब उस इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड होना इसको अच्छा नहीं लग रहा था। ये चाहता था कि इंपोर्टेड गुड्स का प्रोडक्शन वो अपने देश में ही कर ले। तो अगर वो इंपोर्टेड गुड्स का प्रोडक्शन अपने देश में नहीं कर सकता तो उसके जैसी कोई चीज अपने देश में बना ले। यानी मान लो अगर वो विदेश से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक कार इंपोर्ट कर रहा था, कार वैसे कर नहीं रहा था, कार इंपोर्ट कर रहा था, तो वैसी ही कार वो अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहा था। यानी फॉरेन इंपोर्ट वाली गुड्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिप्लेस करना चाहता था। तो दिस रिप्लेसमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये पाकिस्तान ने यूज की और सक्सेसफुल रही थी। उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन 1950 के दशक में यानी सेम 10 इयर्स में हुआ और सबसे ज्यादा सक्सेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये रेवोल्यूशन रहा है। यानी इसने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी बढ़ा दिया। इंडिया में भी ये सक्सेस रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको इंडिया से पहले यूज किया। ठीक है जी। फिर छठे नंबर का इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर लिखा है नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन 1970s। 1970 के दशक में यानी 1970 से लेकर 1980 तक सरकार क्या कर रही थी, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज थी जो कैपिटल गुड्स बनाती थी उन सबको अपने कब्जे में ले रही थी। यानी अपना रोल बढ़ाने लगी थी धीरे धीरे। तो अपने कब्जे में लेना यानी सरकार अपना रोल बढ़ाएगी, उसको नेशनलाइजेशन बोलते हैं। अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाए उसको प्राइवेटाइजेशन या फिर डीनेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हिंदी में बोलते हैं। फिर साथ साथ देखा गया कि थोड़े दिनों में इसको अकल आने लगी पाकिस्तान को, तो इन्होंने इस चीज का फिर दोबारा प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया लेट 1970s में, यानी 1970 के एंड में। शुरुआत में ये कर रहे थे, एंड में ये किया, और 1980 के अर्ली यानी शुरुआत में भी ये चलता रहा प्राइवेटाइजेशन। उसको अच्छा लगा कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ेगा, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोग देश की तरक्की में साथ निभा सकते हैं। ये पाकिस्तान को एहसास हुआ और पाकिस्तान ने मजबूरी में, देश के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, 1988 में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। ये देखो, इंडिया ने 91 में किए थे, पाकिस्तान ने 88 में किए थे। दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट और मेन बात आपको बताता हूं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। दोनों को मजबूरी में आकर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट करने पड़े थे, अपनी मर्जी से नहीं किए थे। इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों अब मैं इसके सामने से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर पढ़ेंगे चाइना के बारे में कि चाइना ने ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कैसी यूज की थी, इसकी थोड़ी डिफरेंट थी, तो इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में। मतलब इस चाइना वाले रूट के बारे में कि इसने कौन सा डेवलपमेंट रूट यूज किया था। तो चाइना को देखो 1949 में बोलते हैं कि आजादी मिली थी। इसने भी इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी, लेकिन 1953 में। इंडिया ने 51 में शुरू करी, पाकिस्तान ने 1956 में शुरू करी और चाइना ने 53 में शुरू करी। ये देखना, इंडिया ने सबसे पहले की थी शुरू, पाकिस्तान ने लेट, लेकिन फिर भी चाइना सबसे आगे है, बाद में देखेंगे। इसने इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया कमांड इकोनॉमी, जिसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के अंदर। आज भी इसमें ऐसा ही है। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे एक नया वर्ड है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का कैंपेन चाइना में चलाया गया था 1956 में। इसको डीपली पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसा ही एक रेवोल्यूशन हुआ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, जो कि 10 साल तक चाइना के अंदर चला था, 66 से लेकर 76 तक। ये भी पढ़ना है, चाइना के लिए नई नई टर्म्स है, आपको अलग से पढ़नी है। फिर चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने 1978 में शुरू कर दिए थे। खास बात यह है कि जब चाइना ने ये रिफॉर्म स्टार्ट किए तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था रिफॉर्म को शुरू करने का, और इसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से पहले ये रिफॉर्म शुरू किए। ठीक है जी। फिर चाइना के अंदर एक वन चाइल्ड नॉर्म या वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1979 में। इसकी इंप्लीकेशंस और इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। कुल मिला के दोस्तों ये 4 टॉपिक है चाइना के बारे में जो हमें अलग से डीपली पढ़ने हैं। ठीक है। तब चाइना का ग्रोथ ट्रैक कंप्लीट होगा और इन चारों में से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान से क्वेश्चन आने के चांस कम रहेंगे, चाइना से आने के ज्यादा रहेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपके सामने पेश किया जाएगा ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या था। इसको बताने से पहले आपको एक फोटो दिखा दूं। इस बंदे का नाम है माओ जेडोंग, माओ से तुंग जेडोंग पूरा नाम। ठीक है। ये चाइना के मेन रेवोल्यूशन करने वाले थे। आजादी के बाद इन्हों के हाथ में चाइना की कमान आई थी। तो इसने क्या बोला, इन्होंने बोला चाइना में हर घर के पीछे जो एरिया होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं। ठीक है। पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो। तो दोस्तों उसको बैकयार्ड बोलते हैं। इन्होंने बोला हर बंदा चाइना का अपने घर के पीछे कोशिश करो कि वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करे।
किस चीज की इंडस्ट्री थी? वो स्टील की इंडस्ट्री थी। ये लोग भट्टियां फर्नेस लगाते थे, उस घर के पीछे आग जैसी भट्टी लगा के वो स्टील का प्रोडक्शन करने की कोशिश करते थे। तो वो स्टील के प्रोडक्शन का इसने बोला पूरे चाइना के अंदर करो। तो देखो ऐसी कुछ भट्टियां ये लगी हुई हैं। पेन का कलर दोबारा चेंज करके दिखाता हूं आपको। ये देखो ये भट्टी लगी हुई है, ये लगी हुई है, ये बंदा है जो काम कर रहा है अपनी भट्टी के अंदर, ठीक है। ये लोग जो पहले एग्रीकल्चर में काम करते थे, एग्रीकल्चर वाले भी चाइना के हैं, ठीक है। चाइना ने क्या करा, उनको एनकरेज किया तुम भी अपने घर के पीछे ऐसी कुछ इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए भट्टी लगानी शुरू करो। तो एग्रीकल्चर सिस्टम में एक बदलाव लाया चाइना। वो बदलाव देखो, चाइना का कहना था कि जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं तो उसमें से भी लोग निकल निकल के इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आओ। तो ये लोग इंडस्ट्री में ज्यादा घुस गए और चाइना के अंदर अब कलेक्टिव फार्मिंग शुरू कर दी। कलेक्टिव मतलब अब एग्रीकल्चर में लोग कम बचे थे तो मिलकर, कलेक्टिव का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप लेवल पे फार्मिंग शुरू करी और इस ग्रुप को बोला गया चाइना के अंदर कॉम्यून। तो दोस्तों ये वर्ड बड़ा पॉपुलर होगा, कॉम्यून सिस्टम। तो ऐसा सब कुछ कब चल रहा था? ये सब कुछ 1956 के आसपास चल रहा था। तो दोस्तों इसी पूरे कैंपेन को बोलते हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि अपने घर के पीछे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करना और साथ में एग्रीकल्चर वालों के लिए कॉम्यून सिस्टम बना देना। यानी दोनों तरफ काम किया, जहां पर एग्रीकल्चर में काम करने के लिए बंदे कम बचे वहां ग्रुप बना दिए उन लोगों के, और घर के पीछे जितना हो सका उतना इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। चाइना का ये आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया, ये बच्चे परेशान हो गए, चाइना की जनता को बड़ी दिक्कत हुई। फ्लॉप क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों 19 सालों के अंदर चाइना के अंदर मैसिव लेवल का ड्राउट आ गया, यानी सूखा पड़ गया, तो खेती नहीं हुई। ऊपर से जो लोग खेती में काम कर रहे थे एग्रीकल्चर वाले, वो इंडस्ट्री में जा चुके थे। तो सूखा पड़ने से पूरे देश के अंदर भुखमरी मच गई। भुखमरी को बोलते हैं फेमाइन या फिर स्टारवेशन। तो लोगों को खाना नहीं मिला और ऐसा कहा जाता है लगभग 30 मिलियन लोग चाइना में भूख के मारे मर गए थे। 3 करोड़ लोग होते हैं ये, और किसी किसी बुक में लिखा है 36 मिलियन। आपको 30 मिलियन जानना है एनसीईआरटी के हिसाब से। बड़ी परेशानी की, देखो इनकी हालत देखो यार कितने परेशान है। तो दोस्तों ग्रेट लीप फॉरवर्ड के ऊपर नोट लिखना आ सकता है। जब भी ये नोट लिखना आएगा तो आपके बारे सामने 4 पॉइंट पेश किए गए हैं कि ये कैंपेन 1958 में शुरू हुआ था। यहां पर मैंने लिखा 1956, ये 1958 है, ठीक है। पीछे भी आपको डेट दिखाई थी, ये 1958 है, ठीक है। यहां पर 1958 करना पड़ेगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं क्या लिखा है, ठीक है जी। तो अब यहां पर इन्होंने 1958 के अंदर मैसिव लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करने की कोशिश करी और इसके अंदर बोला सब लोग अपने घर के बैकयार्ड में कुछ इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे। और मैंने आपको मेन बता दिया वो स्टील की इंडस्ट्री थी, इसमें लिखा नहीं है। कुछ कॉम्यून सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया, यानी ग्रुप्स वगैरह बनाए गए एग्रीकल्चर के अंदर जो कलेक्टिव फार्मिंग को प्रमोट करते थे। लेकिन इस कैंपेन की ड्यूरेशन में बहुत बुरा हुआ। ये 2 साल तो चला 58 से लेकर 60 तक, लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम आई इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक सीवियर ड्राउट आया जिसकी वजह से 30 मिलियन लोग मारे गए। यार मैंने हेडलाइन पॉइंट पॉइंट करके बता दिया, पूरा आपके सामने पेश है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट याद कर लो। 3 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इस बार टर्म 2 में 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है इस चीज से। मतलब पूरा चैप्टर इसमें नहीं खेल देंगे, 6 नंबर की तो यूनिट है ये। आगे चलते हैं, इसके बारे में देखो, शक्ल देखो कितना हंस रहा है, ठीक है। इसकी पार्टी है ना डूबने की कगार पे आ गई थी क्योंकि ये कैंपेन फ्लॉप हो गया था। तो एक रेड आर्मी नाम की एक इन्होंने आर्मी बनाई। देखो ये रेड रेड से कलर इसलिए यहां पर दिखाए गए हैं। चाइना के अंदर एक दूसरा सेक्शन भी था लोगों का जो चाहता था कि इन्होंने जो कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी देश के अंदर चलाई है वो बेकार है, ये नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका की तरह एक मार्केट इकोनॉमी लेकर आओ। तो कुछ लोग रेवोल्यूशन करने लगे थे, तो इसने क्या बोला, तुम रेवोल्यूशन तो तुम्हारा फ्लॉप है, मेरा रेवोल्यूशन चालू रहेगा। ये माओ जेडुंग हंसते हंसते बोला अब देश के जितने भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लोग हैं वो जाएंगे गांव में। गांव को बोलते हैं दोस्तों कंट्री साइड, ये भी एक वर्ड है। गांव में जाएंगे और वहां से अपने देश का कल्चर सीख के आएंगे, वहां वर्क करेंगे, ठीक है, और लर्न करेंगे, सीखेंगे भी। तो वर्क एंड लर्न इन्होंने भेज दिया सबको कंट्री साइड। ऐसे में इनकी सपोर्ट कर रहा था रशिया। रशिया ने अपने कुछ प्रोफेशनल्स चाइना के अंदर भेजे हुए थे, वो बुरा मान गया कि आप गांव क्यों भेज रहे हो इन सबको। तो इसका कहना था कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी का पैटर्न बना रहे, और जो हमारा रूरल एरिया है उसके अंदर चाइना का कल्चर है, संस्कृति है, और उस संस्कृति में सोशलिज्म है। तो सोशलिज्म को प्रमोट कराना चाहते हैं, वो थॉट खत्म करना चाहते हैं कि कैपिटलिज्म आए। तो हमने इनको भेज दिया। रशिया को पसंद नहीं आया, रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स चाइना से निकाल के अपने देश में वापस बुला लिए। तो दोस्तों ये ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 10 साल चलाया गया, 1966 से लेकर 76 तक।
1965 में बेसिकली इसकी घोषणा कर दी गई थी। माओ से तुंग या माओ जेडोंग इसका नाम है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इन दिस रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ये बात नोट कर लेना और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने इंटेंशनली इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। इंडिया और पाकिस्तान की तरह जोर जबरदस्ती किसी के दबाव में आके रिफॉर्म्स को स्टार्ट नहीं किया था। चाइना का बड़ा स्पेशल था, इसमें एलपीजी की बात नहीं करनी। चाइना कहता है कि हमने अपने रिफॉर्म शुरू किए हैं 2 फेजेस में, एक फेज 1 और दूसरा फेज 2। चाइना ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला, ये कहता था फेज 1 में हम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर के साथ इसका फॉरेन ट्रेड वगैरह कैसे करना है, ठीक है, वो भी देख लेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगी ये भी देख लेंगे। यानी सिर्फ एग्रीकल्चर का मसला यहां पर था, इसको डेवलप करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम सारा फोकस इंडस्ट्रीज पर रखेंगे। तो चाइना ने 2 कैटेगरी बना दी, तो ये बहुत अच्छा लगा कि पहले उसको कवर किया फिर उसको कवर किया। साथ साथ में चाइना बोलता था हमारे देश में चलेगी डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल का मतलब होता है 2, जैसे आपके पास फोन हो सकता है डुअल सिम वाला, तो डुअल सिम मतलब 2 सिम, ऐसे डुअल प्राइस पॉलिसी। चाइना कहता है कि हमारे देश में हर चीज के 2 प्राइस होंगे, ठीक है। एक प्राइस होगा जो गवर्नमेंट सेट करेगी और दूसरा प्राइस होगा जो मार्केट वाला होगा। कैसे प्राइस होगा, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी चीज का खरीद फरोख्त हो रही है चाइना के अंदर, सेल एंड परचेस, उसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी सरकारी रेट पर खरीदी और बेची जाएगी, और बाकी जो बची क्वांटिटी है वो मार्केट रेट पर खरीदी और बेची जाएगी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वहां पर रेट डिसाइड होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो चाइना के अंदर 100 किलो आलू का प्रोडक्शन हुआ है, तो चाइना कहता है 60 किलो आलू को तो मेरे सरकारी रेट के हिसाब से बेचो। सरकारी रेट बहुत कम होता था ताकि गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर सके, तो गरीबों का भी यहां पर भला हुआ, इसलिए चाइना के अंदर इतनी गरीबी नहीं है जितनी इंडिया और पाकिस्तान में है, ठीक है। बाकी बच के 40, यानी गरीबों की नीड्स पूरी हो गई, अब इसको बेच लो मार्केट रेट पे। तो डुअल प्राइस पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म में थर्ड स्टेप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए चाइना ने। ये एक ऐसे इलाके होते हैं जहां पर बोला जाता है कि कोई बाहर की कंपनी या देश की कोई कंपनी आकर अपना बिजनेस सेटअप करेगी तो उनको यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिलेगी, ठीक है, या खत्म कर देंगे उसका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया गया टैक्स होता है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। आजकल ये 25% के आसपास है, यानी एक कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो 25 रुपए उसको सरकार को देने पड़ते हैं। तो ये हैवी अमाउंट होता है। तो कंपनीज उस इलाके में अपना बिजनेस ऑपरेट करने की कोशिश करने लगी जहां पर मतलब रूरल एरिया था, वहां पर सरकार छूट देने लगी क्योंकि वहां पर कोई कंपनी नहीं थी। फिर वो कंपनीज वगैरह आई तो चाइना वैसे डेवलप होने लगा, तो चाइना ने कंपनीज को खुला न्योता दिया। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना एक डिफरेंट रास्ता था जो इंडिया और पाकिस्तान से उसको अलग ले गया, ठीक है। और आज तरक्की के रास्ते पर चाइना खड़ा है। 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर 1979 के अंदर आई। इसके अंदर बोला गया था चाइना के अंदर कोई भी मैरिड कपल है वो सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। जब एक बच्चा पैदा करने की बात आई तो वहां पर जो कपल था उसकी प्रेफरेंस थी मेल चाइल्ड, उसके साथ पास बेटा हो बेटी ना हो। तो ये बड़ी गलत धारणा थी, लेकिन धारणा थी चाइना के अंदर, ये इंडिया और पाकिस्तान में भी रही है, ठीक है। तो चाइना में पॉपुलेशन की ग्रोथ पे लगाम लगानी थी, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ पे लगाम लग भी गई थी, तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी। लेकिन साथ साथ में देखा गया कि चाइना के अंदर सेक्स रेशो कम हो गई, ठीक है। सेक्स रेशो के कम होने का मतलब होता है कि मेल और फीमेल का रेशो कम हो जाना पर 1000 के हिसाब से। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर चाइना ने इस पॉलिसी को बंद कर दिया, अबेंडन कर दिया 2016 के अंदर। अब चाइना के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है, मतलब एक कपल 2 बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है जी। तो ये पूरी डिटेल लिखी है आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपने इस वाली स्क्रीन का नहीं लिया था इसका भी ले सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कॉमन स्ट्रैटेजी क्या रही है इन तीनों देशों के बारे में, यानी इन तीनों देशों की सिमिलैरिटी क्या रही है, क्या क्या बातें कॉमन है इन तीनों देशों में। तो देखा गया था तीनों देशों ने इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी। इंडिया ने 51 में करी, चाइना ने 53 में करी और पाकिस्तान ने 56 में करी। 1956 की बात हो रही है। तीनों देशों में रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ज्यादा था, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और चाइना में भी। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमी को यूज किया था, लेकिन फिर भी वो सरकारी सेक्टर को रोल ज्यादा देते थे, ठीक है। और चाइना में तो पूरा ही था। फिर दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन ऑल द कंट्रीज, ऑल 3 कंट्रीज बेसिकली। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म 91 में शुरू हुए, पाकिस्तान में 1988 में शुरू हुए और चाइना में 1978 में शुरू हुए। तो तीनों देशों में रिफॉर्म हुए, तीनों देशों में सरकारी सेक्टर का रोल और तीनों देशों में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की गई। तो ये तीनों इनके बीच में कॉमन स्ट्रैटेजी रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलेंगे कंपैरिजन पे। अब इन दोनों तीनों देशों की कंपैरिजन करनी है, एक डेमोग्राफिक इंडिकेटर के हिसाब से, एक जीडीपी के हिसाब से और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। यानी इन तीनों के बेसिस पर देखेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में कैसे थे, और फिर देखेंगे जीडीपी यानी
ग्रोथ रेट का ही मामला यहां पर सुन लो, ग्रोथ रेट से रिलेटेड ही बात करेंगे। अब बात आएगी, सबसे पहले समझाता हूं डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या होते हैं। तो जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी होती है उसको डेमोग्राफिक इंडिकेटर बोलते हैं। तो पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी कराई जाएगी दोस्तों इसके अंदर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी पे। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वैसे भी अभी चाइना की हाल फिलहाल 139 करोड़ है, इसको 1393 मिलियन बोल सकते हो। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग उसके पास है 1352 मिलियन, यानी 135 करोड़ के आसपास, और पाकिस्तान की सबसे कम है 212 मिलियन। ठीक है, यहां पर ये कंपैरिजन बहुत आसान है, ये तुमसे नहीं पूछी जाएगी, 12वीं क्लास में एक्सपेक्टेड नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ देख सकते हो कि इंडिया 1.03% से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, चाइना की 0.46 से, और पाकिस्तान की 2.05 से। यानी मानो कि अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन 100 है तो पाकिस्तान में अगले साल वो 102.5 हो जाएगी, 102.05 हो जाएगी। चाइना के अंदर वो 100.46 रहेगी, और इंडिया के अंदर वो 101.03 हो जाएगी। ये कुछ आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया कि किस हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर रही है। तो यहां पर ज्यादा बुराई पाकिस्तान के साथ है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे चाइना। ठीक ठाक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे पॉपुलेशन से रिलेटेड एरिया की बात करते हैं। तो जितना बड़ा एरिया इंडिया का है लगभग उससे 3 गुना ज्यादा चाइना है, और पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, इसको आप मान सकते हो। एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी का मतलब आप हिंदी में मान सकते हो भीड़, भीड़ बोल दिया, भीड़, घनत्व बोलते हैं वैसे। देखो ये इंडिया है, ये चाइना है, यहां पर 135 करोड़ रहते हैं, यहां पर 139 करोड़ रहते हैं, तो कंपेरेटिवली भीड़ इंडिया में ज्यादा है ना, चाहे पॉपुलेशन कम है, समझे। और डेंसिटी का प्रॉपर मीनिंग होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने बंदे रहते हैं, यानी हर देश में 1 किलोमीटर का एवरेज तौर पर एरिया निकाल लिया, तो इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 455 बंदे, पाकिस्तान में 275 और चाइना में 148। इसका मतलब सबसे ज्यादा भीड़ इंडिया में ही है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है उतना बेकार होता है, तो यहां पर इंडिया पीछे रह गया। तो दोस्तों ये डेंसिटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आ जाते हैं सेक्स रेशियो पे, पॉपुलेशन रिलेटेड स्टडी चल रही है। इंडिया में 1000 मेल के पीछे 924 लड़कियां हैं, और चाइना में 1000 के पीछे 949 लड़कियां हैं, और पाकिस्तान में 943 है, यानी यहां पर इंडिया इन दोनों कंट्रीज से पीछे है। फिर आते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट में इंडिया 2.2, चाइना 1.7 और पाकिस्तान 3.6। यहां मतलब क्या है, इट मींस एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न ओवर अ लाइफ टाइम टू वुमेन, इट इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड इट इज लोवेस्ट इन चाइना। तो पाकिस्तान यहां पर सबसे आगे है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, कौन से देश के अंदर शहरी इलाके ज्यादा है ये मान सकते हैं, तो यहां पर इंडिया पीछे है। यहां पर 34 इंडिया है, 59 चाइना है, और पाकिस्तान 37 है। पाकिस्तान यहां पर है, तो परसेंट के हिसाब से दिए हुए दोस्तों इंडिया का 34%, लगभग 33% ही है इलाका शहर वाला है। चाइना का इतना है, पाकिस्तान का इतना है। स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ लेते हुए चलो ताकि आपका काम बनता रहे। यहां पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कि तीनों कंट्रीज के बारे में कौन किस सेगमेंट में आ गया है, पॉपुलेशन में कौन आ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ में कौन आ गया, एरिया में, डेंसिटी में, सेक्स रेशियो में, फर्टिलिटी रेट में और अर्बनाइजेशन में। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्स रेशियो इन तीनों ही कंट्री में पुअर है। 900 कुछ है तीनों कंट्री के अंदर, तीनों कंट्री में बेकार है। बेकार क्यों है? क्योंकि इन तीनों कंट्री के अंदर मेल चाइल्ड प्रेफरेंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है, और ये एजुकेशन का लो लेवल होते हुए ऐसा देखा जाता है। चलो जी दोस्तों, डेमोग्राफिक इंडिकेटर कंप्लीट हुए। अब इसके आगे आपके सामने पेश किए जाते हैं जीडीपी की कंपैरिजन। तो जीडीपी की कंपैरिजन में चाइना सबसे आगे है, ट्रिलियन डॉलर्स में जीडीपी नापा गया है। 22.5 चाइना है, इंडिया 9.3 है, पाकिस्तान 0.94 है। स्क्रीनशॉट ले लो, पता लग रहा है साफ चाइना सबसे आगे है। ये डायग्राम बना रखा है, डायग्राम में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये देख लो कि चाइना का जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, और जो इंडिया का जीडीपी है वो चाइना के जीडीपी का 41% है, और इंडिया का जीडीपी कभी 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें, 8वें पे ऐसे घूमता रहता है, चौथे पे भी आ रखा है। और पाकिस्तान का जीडीपी इज वेरी लेस, इट इज अराउंड 11% ऑफ इंडिया जीडीपी। भारत चाइना का 41% बनाता है सामान, और पाकिस्तान इंडिया का 11% बनाता है सामान। ठीक है, देख लो पाकिस्तान का साइज, इंडिया का साइज और चाइना का साइज, जीडीपी के मामले में साइज गिवन है ये। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1980 के दशक की बात कर रहे हैं, लगभग 1980 और 90 की बात कर रहे हैं। चाइना 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा था आगे, यानी 10% बहुत होता है, डबल डिजिट ग्रोथ रेट है। ठीक है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उस टाइम 6.3% थी और इंडिया की 5.7%,
यानी इंडिया से भी तेज गति से पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। लेकिन आज के टाइम में 2015-17 का टाइम देख लो, इंडिया की ग्रोथ रेट 7.3% है, चाइना की 6.8 पे आ गई, पाकिस्तान की 5.3 पे आ गई। तो यहां पर इंडिया इन दोनों को आगे करके निकल चुका है, लेकिन कभी भी कुछ भी होता रहता है। चाइना वैसे आगे भी निकलता है इंडिया से, अभी हाल फिलहाल चाइना आ गया, लेकिन आपको कोर्स के हिसाब से ये लिखना है कि इंडिया ने ग्रोथ रेट चाइना की पार कर ली। ग्रोथ रेट पार करने का लेकिन यह मतलब नहीं है कि चाइना के जीडीपी को पार कर गया, मतलब स्पीड बढ़ा ली है। अब इसको मेंटेन रखेगा तो चाइना से आगे जा भी सकते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट इन तीनों कंट्रीज के सामने लिखी हुई आपकी 1980-90 और 2015, यही लाइन लिखी है जो पहले लिखी थी ना, यही चीज ये डेटा की फॉर्म में आ गई है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपके काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेल्थ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। हेल्थ की जब बात आती है तो हेल्थ के अंदर काउंट किया जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है वो बच्चा जिसकी उम्र 1 साल से कम है, शिशु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, तो डेथ रेट है। अगर 1 साल में 1000 बच्चे पैदा होते हैं एक देश में, 1 साल की बात नहीं कर रहा, 1000 बच्चे अगर देश में पैदा होते हैं तो उसमें से कितने मर जाते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश्ड चिल्ड्रन, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सही लेवल का खाना नहीं मिल पाता, तो उसकी बात हो रही है। आपके सामने डेटा लिखा हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 साल में, 1 साल बार बार बोल रहा हूं, 1 साल में नहीं, एक देश के अंदर एक बंदा कितने साल जिंदा रहने की उम्मीद करता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इंडिया में लगभग 69 साल जिंदा रह सकता है, चाइना में 76 है और पाकिस्तान में 67 है। जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। आजादी के टाइम में तो इंडिया में 44 था, कंपेरेटिवली इंडिया ने ग्रो तो किया ही है, लेकिन अभी चाइना सबसे आगे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इंडिया के पास ये 29.9 है, आजादी के टाइम पे 218 था, ग्रो किया है इंडिया ने, ठीक है। चाइना में 8.5 है और यहां पर ये 57.2 है, तो ये लोअर द बेटर होता है, तो चाइना यहां पर इन सबसे बेटर है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में फिर चाइना सबसे कम है, बेटर है, और अंडर न्यूरिश्ड में चाइना सबसे कम है, यही बेटर है। तो हेल्थ इंडिकेटर में चाइना ही जीत रहा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, फिर एजुकेशन इंडिकेटर है अलग से, जिसमें देखा गया है नॉलेज मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग से जांची गई है। मीन का मतलब होता है एवरेज, एक बच्चा एवरेजली इंडिया में कितने साल स्कूल जाता है, 6.5 साल जाता है, पाकिस्तान में 5.2 और चाइना में 8.1। यहां पर चाइना में सबसे ज्यादा स्कूलिंग होती है, तो चाइना ही इन सबसे बेटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, इंडेक्स का मतलब होता है इंडिकेटर। हर देश के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है 3 चीजों को मिला के। पहले नंबर पे उस देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, जो कि हेल्थ के बारे में बता रही है। दूसरे नंबर पे उस देश के अंदर लिटरेसी रेट देखी जाती है, जो कि एजुकेशन के बारे में बता रही है। तीसरे नंबर पे पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा जीडीपी को देखा जाता है, जो कि वहां के वेलफेयर के बारे में बता रहा है, ठीक है जी। तो इन तीनों को मिलाकर हर कंट्री का एक स्कोर कैलकुलेट होता है, जिसको HDI बोलते हैं। ये स्कोर 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, ठीक है जी। अगर 0 से लेकर 0.5 जिस कंट्री का स्कोर है उसको बोलते हैं ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0.5 से लेकर 0.8 तक है तो वो डेवलपिंग कंट्री है, और किसी का स्कोर 0.8 से ज्यादा है और 1 तक है तो वो डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तीनों का स्कोर देख लो, लगभग इंडिया का स्कोर 0.6 पॉइंट कुछ है, 0.7 ही है, 0.5 ही है, बात का याद रखने की जरूरत नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक 130 है, चाइना की 87 और पाकिस्तान की 154। अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग डेटा लिखा होगा, आपको ये वाला डेटा याद करना है इस 2022 वाला जो पेपर देने वाले हो उसके लिए, ठीक है। इससे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये भी आपको पता लग रहा है कि चाइना सबसे आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग से है, वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग से इंडिकेटर होते हैं कि किस कंट्री में ह्यूमन की डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। उसमें ये सब तो आएंगे, बाकी और दूसरे भी आएंगे जो पहले पढ़े थे। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन है जो पेपर में आ रखा है, मेंशन द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इन तीनों कंट्री की अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की तुलना करनी हो तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके सामने रखी है। और इस बार सीबीएसई के पेपर में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर का, तो आपको 2 ही करने थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जीडीपी पर कैपिटा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर न्यूरिश्ड। ये 6 है, इसमें से कोई भी 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, आप 3 ध्यान रख लो। अगला क्वेश्चन अलग ही है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये बोलता है डिफाइन लिबर्टी इंडिकेटर्स और गिव सब एग्जांपल ऑफ लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी का मतलब पहले बता दूं आजादी होता है, तो आजादी को इंडिकेट करने वाले कौन सी चीजें हैं,
तो हर देश के अंदर अपने अपने कानून होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में देखें तो ज्यादा बोलने की आजादी भारत के अंदर है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना कंपैरेटिवली ऐसी लिबर्टी लोगों को, जनता को नहीं देते। तो इतना आगे होने के बाद भी चाइना, लोग इंडिया में रहना प्रेफर इसलिए ही करते हैं क्योंकि इंडिया में लोगों को जिंदा रहने की आजादी है। मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी कर दिया तो हद से जेल हो सकती है, बोल सकते हैं। चाइना में मार भी देते हैं, पाकिस्तान में भी उड़ा देते हैं। सख्त से सख्त कानून है और स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो इंडिया के अंदर लिबर्टी है। तो ये आपके सामने पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पढ़वा देता हूं इसको कि लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। ये एक मेजरमेंट है जो कैलकुलेट करता है कि एक देश के अंदर जनता का यानी डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में कितना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका कुछ एग्जांपल आप देखोगे तो दोस्तों इसका एग्जांपल है एक्सटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट्स गिवन टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। एक्सटेंट का मतलब यहां पर लेवल होता है कि किस तरीके से लोगों को कुछ राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये लॉज और रूल्स के बारे में बात होती है, बेसिकली कानूनी प्रबंध के बारे में। लिबर्टी इंडिकेटर इंडिया के अच्छे है। एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना किसी भी तरीके से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पाकिस्तान में दोबारा गरीबी आ गई थी, उसके कारण क्या थे? री इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी वहां पर पॉलिटिकल सत्ता में बदलाव होता रहता है। अभी हाल फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो देखो इमरान खान की सत्ता छीन ली गई है, छीन ली गई है, कुछ भी कर दिया, सारी स्कीमें खेलते हैं वहां के आर्मी वाले। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कोई बाहर की कंपनी आकर यहां पर ज्यादा जल्दी खुश नहीं होती, कभी भी बर्बाद हो सकती है क्योंकि सरकार कहीं पलटेगी तो पता नहीं कंपनी पे अटैक कर दे, क्या पता, ठीक है ना। तो पैसा नहीं कमा पाते लोग और विदेशी एड पर यानी विदेशी लोन पर टिके हुए हैं। यूएई और अमेरिका से बहुत सारा पैसा उधार पे लिया हुआ इन्होंने। इनके पास जो फॉरेन करेंसी का स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या कम होता गया भी था पहले भी, अभी भी हो रहा है, लेकिन ये गरीबी आने के कारण थे। टू मेनी एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस, इसको सिर्फ हथियार खरीदने हैं अटैक करने के लिए और कुछ नहीं, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करनी। बहुत खर्चा करता है अपने देश के अंदर डिफेंस आइटम्स पे। अब यहां पर एक बात बताऊं, 1980 के दशक में जब पाकिस्तान अपने देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन कर रहा था तो ये प्राइवेटाइजेशन के लिए पैसा भी उधार ले रहा था अमेरिका और यूएई से। तो ये 4 रीजन है। आगे अगले क्वेश्चन देखो, ये 4 क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना के अंदर तरक्की के मेन कारण क्या थे? मेन कारण वही थे भाई, चाइना के पूरे रिफॉर्म प्रोसेस, वो दिखाना है आपको। पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो वापस जाके उसका स्क्रीनशॉट लो। फिर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी पाकिस्तान ने कौन सी तरीके का रास्ता अपनाया। जब चैप्टर शुरू किया था सबसे पहले इंडिया के बारे में बताया था, फिर पाकिस्तान के बारे में बताया था। तो बस वो पाकिस्तान का ही पूरा का पूरा पेलना है इसके अंदर आंसर, और उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो अभी जाके लो, वापस बैक करके लो इसको, ठीक है। फिर लिखा है, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इट्स रिफॉर्म्स इन 1978। डू यू अग्री? इल्यूसिडिएट मतलब एक्सप्लेन करो। कह रहे हैं कि चाइना 1978 के बाद जल्दी तरक्की करना शुरू किया। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी तरक्की करना शुरू किया। तो वो तरक्की में इकोनॉमिक रिफॉर्म से लिखने हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सेम होने वाला है। 4th नंबर पे, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ। इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन सी कॉमन स्ट्रैटेजी रही थी वो जरूर बता दो। तो कॉमन स्ट्रैटेजी पहले बता रखी है तीनों कंट्री में, 2 की सुन लो, दोनों की सेम ही है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू की गई थी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर को ज्यादा अच्छा रोल दिया गया था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया था। इतनी सारी कॉमन सी बातें आ गई है, कोई भी 2-3 लिख दो, 2-3 नंबर तक का मैक्स टू मैक्स यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी खत्म हो चुकी है। आपके पेपर के हिसाब से वो 18 नंबर की थी, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 नंबर की होगी। तो अब शुरू करेंगे दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। मतलब आपको अगर और कोई जरूरत है तो मैं वो भी कराऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वन शॉट इस वीडियो को पसंद आया होगा। एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म किया है। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आपके करियर से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराऊंगा, सीबीएसई का सैंपल पेपर कराऊंगा। तो ऐसी नोटिफिकेशन को जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो गाइस इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।